सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन कक्षा में एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ेंगे और आपको कहानी सुनना भी, कहानी पढ़ना भी आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? कहानी पढ़ने में आपको अच्छा लगता है ना? सुनने में भी अच्छा लगता होगा। तो यह जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी में आप यह भी देखेंगे कि कहानी में कौन-कौन से तत्व होते हैं, कौन-कौन सी बातें ज़रूरी होती हैं। जब कोई कहानीकार कहानी लिखता है तो उसमें किन-किन तत्वों का ध्यान रखता है, इस के आधार पर भी यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी बिहार के ही एक बड़े लेखक हुए, बड़े कहानीकार हुए, बड़े उपन्यासकार हुए, जिन्होंने यह कहानी लिखा है। जानते हैं बच्चों, वह बिहार के सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़े कहानीकार और उपन्यासकार कौन हैं? तो वह हैं फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है बच्चों उनका? उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। उपनाम रेणु से भी वह विख्यात हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु अपनी कहानियों में, अपने उपन्यास में गांव के, देहात के, आसपास के क्षेत्र का जो खूबसूरती है, जो सुंदरता होती है, जो वहां गतिविधि होती है, सामाजिक हलचल होती है, उन सबको अपने कहानी में, अपने उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु ने अंकित किया है। यह जो कहानी है बच्चों, बहुत चर्चित कहानी है और हम लोग भी जब आपके जैसा विद्यार्थी थे तो इस कहानी को पढ़े थे। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में कोई ऐसा है जो खिलौना बनाता हो, जो मूर्ति बनाता हो, जो और लकड़ी का सामान बनाता हो, लोहे का सामान बनाता हो, बांस के कुछ सामान बनाते हों, ऐसे कोई हैं? जरूर होंगे। तो ऐसे लोग जो मिट्टी से, लोहा से, लकड़ी से, बांस से तरह तरह के सामान बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कलाकार। कलाकार कहा जाता है, कारीगर कहा जाता है। तो यह जो कहानी है बच्चों, एक कलाकार की कहानी है, एक कारीगर की कहानी है। और वह कलाकार, वह कारीगर फणीश्वर नाथ के गांव का ही था। और यह कहानी सच्ची कहानी है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जब वह किशोर थे, जब वह आपके उम्र के थे, तभी उनके घर में यह घटना हुई थी और इस घटना को उन्होंने कहानी के रूप में लिखा और यह कहानी बहुत चर्चित हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो हुआ था बच्चों, वो बिहार में ही पूर्णिया जिले के औंगराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रियता से भाग लिया, महात्मा गांधी के अनुयायी बने। इसके बाद वह सशस्त्र क्रांति के समर्थक बने और कई बार यह ब्रिटिश हुकूमत इनको परेशान किया, यातना दी, इसलिए वह कभी-कभी भूमिगत भी हो गए थे, पलायन भी कर गए थे, छिप गए थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सक्रियता से फणीश्वर नाथ रेणु भाग लिए थे। तो फणीश्वर नाथ रेणु एक क्रांतिकारी आंदोलन करता ही नहीं थे, बल्कि वह एक बड़े लेखक थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे। तो इस कहानी में उनके घर में एक बार जो घटना हुई है उसके बारे में ही यह कहानी है। यह कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है और एक कलाकार से जुड़ी हुई कहानी है।
तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो कलाकार है वह कौन सा काम करते हैं, उनका नाम क्या है, किस तरह से काम करते हैं, उनका खाना पीना में कितनी रुचि है, वह क्या खाना पसंद करते हैं, वह क्या चाहते हैं। जब वह कहीं काम करने जाते हैं तो सब कलाकार यही समझते हैं कि जिस घर में हम काम करने जा रहे हैं उस घर में हमें सम्मान मिले, आदर मिले, हमसे अच्छा से बातचीत लोग करें, हमारी प्रशंसा करें, हमारी उपेक्षा ना करें, अनदेखी ना करें, हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। सब कलाकारों के दिल में यह बात होती है। तो इसी तरह से यह कहानी जो है एक कलाकार की है जिसका नाम है सिरचन राय। क्या नाम है बच्चों? सिरचन राय। तो सिरचन राय की यह कहानी है जो बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, कलाकार हैं और टोकरी बनाने का काम, चटाई बनाने का काम, चिक बनाने का काम बड़ी खूबसूरती से करते हैं। तो आइए अब हम लोग यह कहानी शुरू करते हैं। कहानी में कहानीकार पहली लाइन है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। सिरचन गांव में ही रहता है, लेकिन जब खेती बाड़ी का समय आता है तो सब लोग चाहते हैं कि मजदूर खोजें, मजदूरों को बुलाकर जल्दी जल्दी खेती बाड़ी का काम निपटा लें। तो ऐसे समय में जब खेती बाड़ी के समय मजदूर खोजे जाते हैं, उस समय सिरचन राय को कोई भी मजदूरी के लिए बुलाने नहीं जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि उसे बुलाना मतलब बेकार है, बेगार है। मतलब यह है कि उसके काम करने का जो तरीका है वह तरीका लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग कहते हैं कि बेकार में उसको बुलाना है, बेकार का बेगार है। मतलब बिना पैसा के काम भी उसे कराना लोग नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे सिरचन से काम कराना, मजदूरी का? तो इसलिए कि खेत खलिहान क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर पग तौल तौल कर रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। लोग यह देखते हैं कि सिरचन को जब कभी मजदूरी के लिए बुलाया गया है तो वह बहुत देर से पहुंचता है खेत में। उसके पहले और मजदूर खेत में पहुंचकर 1/3 काम कर लिए होते हैं, तब कहीं धीरे धीरे सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ धीरे धीरे पांव रखता हुआ आता है। तो भाई ऐसा क्यों काम कराएगा? मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो सिरचन को लोग मुफ्तखोर कहते थे, काम चोर कहते थे कि ये कोई काम नहीं करता है भाई, ये तो खाली ऐसे ही टाइम पास करता है। लेकिन यह सब समय की बात नहीं थी। एक समय ऐसा था, आज भले ही सिरचन को मुफ्तखोर कह ले, मुफ्तखोर का मतलब मुफ्त में खाने वाला, कामचोर कह ले, कामचोर का मतलब कि काम से जी चुराने वाला, या चटोर कह ले कोई, माने खाने पीने का शौकीन, या भले ही उसको कह ले कि मुफ्तखोर है, कामचोर है, सिरचन चटोर है, भले कह ले। लेकिन एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। एक समय ऐसा था कि सिरचन राय के कला की धूम थी, कारीगरी की धूम थी। बड़े बड़े बाबू लोग, साहब लोग गाड़ी पर सवार होकर वहां आते थे और सिरचन राय से मिन्नत करते थे। उससे लोग पूछते ही नहीं थे, खुशामद भी करते थे, लल्लो चप्पू करते थे, कहते थे अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में कारीगरी रह गई है और सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। लोग उससे खुशामद करते थे कि भाई देखिए बाहर से चिट्ठी आई है कि सिरचन से चिक बनवा कर भेज दो। चिक कहते हैं
एक पतली पतली बांस की कमानी से पर्दा बनाया जाता है, दरवाजे का, खिड़की का पर्दा बनाने जो बनता है बांस की कमानी से, बांस की तितलियों से, तिल्लियों से, बांस की तिल्ली बनता है, उसको कहते हैं चिक। तो चिक बनाने में बहुत अच्छा कलाकार था सिरचन, बहुत सुंदर चिक बनाता था। लोग उसकी खुशामद करते थे, उसके पास काम की कमी नहीं रहती थी। मुझे याद है मेरी माँ जब सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। फणीश्वरनाथ रेणु को याद है कि जब भी माँ कहती थी कि सिरचन को बुला लाओ, तो फणीश्वरनाथ रेणु अपनी माँ से पूछ लेते थे कि क्या क्या भोग लगेगा। मतलब सिरचन खाने पीने का शौकीन था और जहां भी जाता था खाना पीना अच्छा मिला तो बढ़िया से काम हुआ, और अगर खाना पीना अच्छा से नहीं हुआ तो वह मुंह फट था, तुरंत कह देता था कि आपके यहाँ तो खिलाने का भी शऊर नहीं है। उसकी बात बहुत तीखी होती थी, मिर्ची जैसी होती थी। तो माँ कहती थी कि जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। लेखक बताते हैं एक बार की बात है कि ब्राह्मण टोले के पंचानंद चौधरी के लड़के को सिरचन ने बेपानी कर दिया था, मतलब कि बेइज्जत कर दिया था। सिरचन कहा था उसको कि तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है। मतलब नाखून से खांट कर तरकारी परोसने का कि बहुत थोड़ा सा तरकारी देती है, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहां सीखा। तो कभी पंचानंद चौधरी के यहाँ काम करने के लिए सिरचन गया था, तो खाना उसको मिला तो उसमें जो है सब्जी बहुत थोड़ा सा मिला। उसको कढ़ी मिला तो बढ़िया स्वादिष्ट कढ़ी नहीं बनी हुई थी। तो तुरंत उसको जवाब दे दिया था कि तुम्हारे घर में खाने पीने का कोई शऊर है? तरकारी भी मिलता है तो नाखून से काट कर, माने बहुत थोड़ा सा मिलता है, और कढ़ी मिलता है बेस्वाद तुम्हारे यहाँ बनता है। अरे चलिए हम लोग के यहाँ देखिए कि क्या स्वादिष्ट कढ़ी इमली डालकर बनाई जाती है। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले फणीश्वरनाथ ने अपनी माँ से पूछ लिया करते थे कि भाई बताइए कि उसको बुला रहे हो तो खाने पीने के लिए सब चीज ठीक ठाक है ना। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, जब सिरचन आता था लेखक के घर में, कहानीकार के घर में, तो लेखक की जो माँ होती थी वो सिरचन को कहती थी, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। नेनू मथ रही थी मतलब दही, दही मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की डाड़ी, डाड़ी माने होता है खखोरन, घी के खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। सिरचन को कभी माँ बुलाती थी और कहती थी कि आओ आओ सिरचन, कहाँ रह गए, आओ, दही मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई, और तुम्हारे लिए मैं घी का खखोरन रखी हूँ, उसमें चूड़ा मिलाकर तो बड़ा अच्छा से खाते हो। और एक बात और है कि जो मेरी बड़ी बेटी है उसने ससुराल से खबर भेजी है कि उसकी ननद जो है मोती की शीतल पाटी के लिए रूठी हुई है। मोती एक तालाब या जलाशय में उगने वाला एक प्रकार का घास है जो रंगीन होता है, और उससे शीतल पाटी बनाई जाती है। शीतल पाटी कहते हैं चटाई को। तो चटाई बनाने में, चिक बनाने में सिरचन का कोई जोड़ नहीं था। बहुत सुंदर सुंदर चिक और शीतल पाटी यानी कि चटाई बनाता था, तो लोग उसे पसंद करते थे। सिरचन जब पहुंचता तो अपनी पनियाई जीभ को मने लचाती हुई जीभ को संभाल कर हंसता हुआ कहता, घी की सौंधी सुगंध
सूंघ कर ही आ रहा हूँ भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन भी खुश हो जाता और कहता कि भाभी आपके यहाँ घी की सुगंध सुनकर ही, महक सुनकर ही मैं आ रहा हूँ, नहीं तो शादी विवाह के समय में मुझे जरा सा भी फुर्सत कहाँ है। सिरचन जाति का कारीगर है, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुची बनाता है। पटेर एक प्रकार का घास है, पौधा है जो सरकंडा जैसा होता है और उससे वो चटाई वगैरह बनाया जाता है। तो मोती से, पटेर से बड़ी अच्छा से वह कारीगरी से वो शीतल पाटी बनाता था। फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। सिरचन जब काम करता था तो बड़े लगन से करता था, बेसुध होकर काम करता था, खोकर काम करता था, मस्ती से काम करता था। लेकिन उस काम में अगर कोई रुकावट डाल दिया तो गेहुअन की तरफ फुफकार उठता था और कहता था कि जाइए अब करवा लीजिए दूसरा से काम। सिरचन मुंहजोर है। मुंहजोर है मतलब मुंह फट है, ज्यादा बोलता है, बातूनी है, जवाब दे देता है, तीखा जवाब देता है, उसको मुंहजोर कहते हैं। तो ऐसी प्रकृति का वो था। तो सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसको पेट भर प्रेम से खिला दीजिए सिरचन को, कोई बात नहीं, मस्ती से काम करेगा। दूध भी केवल दे दीजिए, कोई मिठाई वगैरह नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बात जरा सा कड़ा कह दिए, बात जरा सा तेज कह दिए, तब वो झाल बर्दाश्त नहीं करता है, तब तो फिर वो काम धाम सब बंद। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। चटोर मतलब होता है खाने पीने का शौकीन। तो लोग सिरचन को कहते हैं कि बड़ा खाने में शौकीन है भाई, तली बघारी हुई तरकारी चाहिए उसको, तरकारी हो एकदम भूंज के हो और तली हुई हो, छनी हुई हो, दही की कढ़ी हो, मलाई वाला दूध है हो। जब इन सब का प्रबंध कर लीजिए तब दूध खिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। और खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई, अगर खाने पीने में कोई कमी हुई तो काम की सारी चिकनाई खत्म, तो सारा काम का जो बारीकी है वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा था सिरचन। थोड़ा अधूरा अगर खाने पीने में कमी हुआ तो अधूरा काम छोड़कर उठ खड़ा हो जाता था और कहता था कि भाई देखिए अध कपाली माथा जो है, दर्द से मेरा माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। इस तरह का बात था कि खाने पीने में जरा कमी हुआ तो काम आपका अच्छा नहीं होगा और पूरा नहीं होगा। मोथी घास और पटेर की, पटेर समझ गए, सरकंडा जैसा होता है, घास जैसा, घास लंबा लंबा, और मोथी घास ये भी घास है। तो यह सब से, मोथी घास और पटेर से शीतल पाटी माने चटाई, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक मतलब बांस की तिलियों से पर्दा, सतरंगे डोरे के मोढ़े, सतरंगे डोरे के मोढ़ा मतलब क्या, पीढ़ा जिसको कहते हैं, छोटा सा आसन जिस पर बैठा जाता है, मचिया, मोढ़ा मचिया, मचिया बनाना हो, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले हों, मूंज की रस्सी से अनाज वगैरह रखने के लिए बड़ा बड़ा जाला हो, मतलब कि भाड़ी जैसा आकार का बनाता था। हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी हो, टोपी हो। इस तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है
कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं। अब ऐसे कामों को कोई पसंद नहीं करता है, महत्व नहीं देता है, लोग उसे अब बेकाम का काम समझते हैं, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, बस पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना पुराना कपड़ा दे दो, विदा करो दो, वह कुछ नहीं बोलेगा। मतलब सिरचन जो कारीगर था, उसकी कारीगरी का गांव के लोगों के बीच कोई महत्व नहीं था। उसके कारीगरी के लिए लोग उसे अनाज रुपए पैसे नहीं देते थे, बल्कि खाना पीना खिला दीजिए, एक दो पुराना धुराना कपड़ा दे दीजिए, बस वो खुशी खुशी चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कलाकार हैं, उन कला की कीमत, कला का जो महत्व है, वह गांव देहात में नहीं समझा जाता है। उसके कला के महत्व कुछ ही लोग जानते हैं, जो फरमाइश करके, खुशामद करके उसको शीतल पाटी चिक बनवाने के लिए अनुरोध करते थे। वह सिरचन ऐसा बात नहीं है कि कुछ नहीं बोलता था। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं लोग, सिरचन बात करने में भी कारीगर है, बात भी बड़ा अच्छा से करता था। महाजन टोले के हजू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी और बोली कि ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात। एक बार की बात है कि सिरचन जो है महाजन टोले के भज्जू महाजन के यहाँ काम कर रहा था। वहां कुछ खाने पीने में, कुछ बातचीत में उसको अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत उसकी बेटी को जवाब दे दी। क्या बोला ये सिरचन? बोला कि बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की तो बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही है, करा सकती है बबनी। सिरचन ने मुस्कुराकर उसको जवाब दिया था, कहा था कि तुम क्या बड़ी बात कह रही हो, तुम्हारे घर में तो लोग मजदूरों को खेसारी का सत्तू मिलता है और वही खिला करके तुम लोग काम करवाती हो। तो इस तरह से बातचीत करने में भी बड़ा वो मुंहजोर था, बहुत जली कटी मुंह पर कभी कभी सुना देता था। उस बार जिस समय की एक कहानी है, उस समय की बात है कि लेखक की सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। मानू नाम था। फणीश्वर नाथ रेणु की छोटी बहन थी मानू। मानू की विदाई होने वाली थी, यानी कि उस ससुराल जाने वाली थी, और वह ससुराल पहली बार जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो खाली 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 डॉट डॉट डॉट। मतलब मानू की जब विदाई होने वाली थी तो मानू के दुल्हा बाबू पत्र लिखकर डिमांड किए थे, मांग किए थे कि हमको 3 फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टी चाहिए, और नहीं आएगी तो फिर समझ ली। भाभी ने कहा कि मतलब बैरंग वापस। इसलिए जब दुल्हा बाबू, मानू के दुल्हा बाबू जब मांग किए थे पत्र लेकर, तो इसीलिए मां ने 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था, और मां ने कहा था, देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मां कही कि सिरचन इस बार थोड़ा मन लगा के काम करना है, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। तब सिरचन जो है लग गया काम में, क्योंकि लेखक के घर से में उसका मान सम्मान होता था, उसे सम्मान मिलता था। तो जब मां बताई कि इस तरह क्या मांग है, तो सिरचन भी बहुत बढ़िया से मन लगाकर काम में जुट गया। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिल्लियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। चिक जैसा कि बांस की पतली कमानी और तिल्लियों से बनता है,
तो बांस की तिल्ली और कमानी बनाने में वो अपने पतली छुरी से उसको पतला पतला करने लगा। और जब काम में लग गया तो रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। चिक बुनने के लिए वो तैयार हो गया। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। जब सिरचन 1.5 हाथ तक चिक बुन लिया, इतना सुंदर चिक बुना कि उसे देखकर लोग कहे कि वाह क्या चिक बन रहा है। सब लोग कहे कि नहीं, सिरचन इस बार जो काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब उसके काम को देखकर घर में मंझली भाभी थी। मंझली भाभी को एकदम नहीं सहाया, उनसे रहा नहीं गया और तुरंत जो है सिरचन को व्यंग बाण से बोले। क्या बोली? पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही है तो भैया को खबर भेज देती। अब मंझली भाभी से रहा नहीं गया, उनके मन में ईर्ष्या हो गई। वो कहीं कि मैं नहीं जानती थी कि मोहर वाली छाप धोती मिलने की लालच में बढ़िया काम करते हैं, नहीं तो हम भी भैया को कह देते कि मोहर छाप वाली धोती लाइए और चीक बनवा लेती। काम में सिरचन तो लगा हुआ था, लेकिन यह जो मंझली भाभी का जो व्यंग बाण था ना, वो सुन लिया, कानों में बात पड़ गई। और तो बात तो बर्दाश्त नहीं करता था सिरचन, जवाब तो उसके जीभ के नोक पर रहता था। वो तुरंत बोला कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशम कुर्ता देने पर ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। जवाब दिया सिरचन कि असली मोहर छाप वाली धोती ही नहीं, उसके साथ अगर रेशमी कुर्ता भी देंगे तो ऐसा काम होने वाला नहीं है। मैं तो काम इसलिए बढ़िया कर रहा हूं कि मानू दीदी जो है वह काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा बाबू अफसर आदमी है, इसलिए मैं यह काम कर रहा हूं। जब यह जवाब सिरचन दिया तो मंझली भाभी का मुंह जो है लटक गया, मतलब कि उनका चेहरा उदास हो गया। तब मेरी उनकी चाची जो थी वो फुसफुसा कर कही, किससे बात करती हो बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। काकी भी सिरचन से जली कटी रहती थी। काकी उसको समझाई मंझली बहू को कि किससे बात करती हो, चाची से। चाची भी जो थी वो सिरचन से जली कटी रहती थी। चाची मंझली बहू को समझाई कि तुम किससे बात कर रही हो, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी के विदाई के समय रोज मिठाई जो मिलती है ना उसको खाने के लिए, इसी में वो बना रहा है। चलिए बात रही गई। दूसरा दिन हो गया। दूसरा दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। चिक जो बांस की तिल्लियों का कमानी का जो पर्दा बुन रहा था उसमें तारे लगाया। 7 भैया तारा 7 रंग का दे दिया। सिरचन जब काम में मगन रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर से निकल आती है। जब वो काम करता है तो जीभ जो है ना ओठ से बाहर जरा सा निकल आती है। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली तो चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला, चिवड़ा माने चूड़ा, चूड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला उसको नाश्ता में मिला था। सिरचन उसको देख लिया तो
उसको पसंद नहीं आया भाई, चूड़ा और गुड़ केवल सूखा मिला था। लेकिन जब सिरचन चूड़ा गुड़ और देखा और सिरचन के मुंह को देखा, चेहरे को देखा, तो समझ गया कि सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आई हैं, मतलब नाक उसका सिकुड़ गया है और वह मन ही मन नाराज है। तो लेखक जो थे, कहानीकार जो थे, वो दौड़ करके माँ के पास गए और बोले कि माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ, कौन दिया सिरचन को? केवल चिवड़ा और गुड़ मिला है उसको। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहां कहां क्या क्या देखूं। अरे मंझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? जब लेखक रेणु जाकर माँ से बोले कि उसको तो नाश्ता में केवल चिवड़ा और गुड़ मिला है, तो माँ बोली कि अरे मैं कहां कहां देखूं। मंझली बहू को बुलाई और कही कि मंझली बहू, सिरचन को बूंदिया दे दो। ये सुन लिया सिरचन, तो सिरचन बोला, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, और सिरचन मुंह में गपागप चूड़ा जो है डाल लिया। गुड़ का ढेला वैसे ही रहने दिया, खाली चूड़ा खा रहा था। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की भौहें तन गईं, गुस्सा हो गईं। और लेकिन माँ का आदेश था। मुट्ठी भर बूंदिया जो है सूप में फेंक कर और चली गई। सिरचन को उनका जो शैली था मंझली बहू का बूंदिया देने वाला, वो अच्छा नहीं लगा। वो चूंकि मंझली बहू गुस्सा में हो करके बूंदिया एक मुट्ठी फेंक के चली गई। सिरचन को लग गई बात कि ये तो फेंक करके हमको दी, मन से नहीं दी, आदर से नहीं खिला रही हैं। तब पानी पीकर सिरचन कहा, देखिए कोई बात वो जो है ना उधार नहीं रखता था, जवाब तुरंत देता था। तो तुरंत जवाब दे ही दिया। वो कहा कि मंझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? अब जो ये व्यंग ये भी कर दिया कि मंझली बहू अपने मैके से जब मिठाई आती है उसको क्या इसी तरह से दिल खोलकर बांटती हैं? ये बात जो है मंझली बहू को बुरा लग गई। वह जो है वो अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची को जब मालूम हुआ कि मंझली बहू को सिरचन बोल दिया है, व्यंग कर दिया है, तो माँ के पास गई और कहा, छोट जाति के मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? माँ को जाके चाची बताई कि छोट जाति का है, वो छोटा मुंह है, वो बड़ी बात करता है, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा कोई? मंझली भाभी जो थी वो माँ की दुलारी बहू थी। माँ को भी गुस्सा आ गया कि ऐसा सिरचन क्यों बोल दिया। तमक कर बाहर आई और बोली, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। माँ बोली कि तुम काम करने आए हो सिरचन, काम करो, बहुओं से बदकुट्टी क्यों करते हो? अरे किसी चीज की जरूरत है मुझे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। काम जो है वो बंद करने लगा। लेकिन वहां पर मानू थी जिसकी विदाई होने वाली थी। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर पान देती हुई बोली कि दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। मानो उसे पान का बीड़ा देते हुए कहे कि दादा, क्यों दूसरों के बात पर ध्यान देते हो, अपने काम करो, 5 तरह के लोग हैं, कई तरह की बात करेंगे,
किसी की बात ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। खुश हो गया सिरचन। उसी समय चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई कि सिरचन, ये छोटी जात का कलाकार, कारीगर, और एक पान खा लिया है। पान इसको कहां से मिल गया? अवाक रह गई, आश्चर्य हुआ उनको। सिरचन ने चाची को अपने ओर जब अचरज से घूरते हुए देखा तो कह दिया ही कि छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। अब तो सिरचन व्यंग कर दिया। चाची को देख रही थी गौर से इसको कि पान कहां से मिल गया। ये भी समझ गया कि इनको आश्चर्य हुआ, तो बोल दिया कि चाची, जरा अपने डिबिया का गमकौआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हो गए। चाची जो ये बात सुनी वो गुस्सा हो गई। पहले भी सिरचन से वो जली भुनी रहती थी। ऐसा मौका गुस्सा उतारने के लिए फिर नहीं मिलता। और झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है? तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। चाची गुस्सा में बोल दी। अब तो लेखक का कलेजा जो है धड़क उठा। अरे तो सिरचन कोई बात बोल दिए चाची। बस फिर क्या था, सिरचन की अंगुलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। चुपचाप बैठ गया। बात उसको दुख लग गई। पान मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठा और पीछे जाकर पान थूक के अब आया। अब अपना हंसिया टंगी हुई अधूरी चीख पर ऐसे नजर डाले और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गए। चाची बोली, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुझौसे के न मुंह में लगाम है न आंख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीखे मिलेंगे। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। कहा कि बाप रे बाप, इतना हनक! जाओ जाओ जाओ, ऐसा ऐसा चीख मिल जाती है। गली गली घूमते रहती है औरतें बेचने के लिए, आसानी से मिल जाती है। जब सिरचन चला गया, चीख अधूरी रह गई। उस अधूरी चीख को देखकर मानो कुछ नहीं बोली। उस अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। मां बोली, मानो उदास हो गई कि जो इतना बढ़िया शीतल पाटी और चीख बनाने वाला सिरचन था, अब नहीं बन पाएगा क्योंकि वो नाराज होकर चला गया। उदास हो गई। उसे उदास देखकर मां बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। कही कि मानो जी छोटा मत करो, मैं मेला से खरीद कर किसी समय भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ ही शीतल पाटी दी थी मां ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। मानू को याद आई जब विवाह के समय शीतल पाटी जो उसे मिली थी, सिरचन बनाया था उसको। शीतल पाटी बहुत सुंदर था। और जब ससुराल वाले ले गए वहां देखे तो उन्होंने पटना और कलकत्ता के जो रिश्तेदार आए थे उनको भी दिखाया कि देखिए कितना बढ़िया शीतल पाटी मानू के मैके से आया है। वह यह सब बात याद करके वो दुखी हो गई और अपने बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। लेखक
को लगा कि सिरचन को दुख हुआ है। वह सिरचन को मनाने गया। वहां जाकर देखता है लेखक कि एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। सिरचन सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, लेखक को देखकर सिरचन बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूं अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। सिरचन जैसे ही लेखक को देखा, कहा कि नहीं बाबूजी, अब मैं आपके यहां नहीं जाऊंगा। एक आप ही का घर था जहां मेरा सम्मान होता था, मेरी कदर होती थी, और अब मोहर छाप वाली धोती में लेकर क्या करूंगा। पत्नी भी नहीं रही, बेटे बेटियां भी नहीं रही, तो भला अब मैं क्या करूंगा। अगर सब रहते तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। जो शीतल पाटी जिस पर मैं लेटा हुआ हूं, यह शीतल पाटी मेरी पत्नी की ही बनी हुई है। मैं इसे छू कर कहता हूं अब मैं यह काम छोड़ दूंगा। अब लेखक समझ गया कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है और वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीक में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानो। अधूरी चीक था तो उसके नीचे झालर रंगीन छींट का लगाकर दिखाई मानू को कि मानू ठीक लग रहा है ना ये। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। वो बोल ही दिया लेखक कि चाची और मंझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। लेखक कहा कि चाची और भाभी को भी यह रंगीन झालर अच्छा नहीं लगेगा। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। लेखक ही ससुराल मानू को पहुंचाने जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन लेखक देखे कि स्टेशन पर सब सामान आ गया है, तो देख रहे हैं कि जो सिरचन अधूरी चीक छोड़ के चला गया था उससे लेकर मानू जा रही है। यह देखकर सिरचन पर लेखक को बड़ा गुस्सा आया। वह चाची के जैसा ही उसको कोसने लगे। कामचोर चटोर मन ही मन उसे बोलने लगे। इतने में गाड़ी आ गई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। गाड़ी चल रही थी। गाड़ी आकर रुकी। सामान चढ़ा करके दरवाजा बंद कर रहा था लेखक, तो उसी समय देखा कि सिरचन दौड़ा हुआ आ रहा है। लेखक को देखते हुए बोला कि बबुआ जी। तो लेखक तो गुस्सा था उस पर मन ही मन। क्या है। उन्हें खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की देते हुए कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। सिरचन अपने साथ कुछ सामान लाया था। वो कहा कि दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। सिरचन आया और कहा कि दरवाजा खोलिए बाबूजी, मैं मानू को एक बार देखना चाहता हूं, वो जा रही है। लेखक दरवाजा खोल दिए। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। मानू अंतिम विदाई का समय जो होता है बड़ा मार्मिक होता है। मानू
सिरचन को देखकर बोली, दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसन पूछ की। गाड़ी चल पड़ी। अपने साथ ये सब सामान बना कर लाया था सिरचन, शीतल पाटी, चीक और कुश का आसनी, और वो मानू को दे दिया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। मानू सोची कि वो सामान लाया है तो इसको कुछ हम दे दें। तो मोहर छाप वाली धोती 8 रुपये था, तो कुछ इसी के जैसा कुछ रुपया उसको देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। सिरचन हाथ जोड़ लिया, जीभ से, दांत से जीभ काट कर, मतलब ऐसे करके कि नहीं नहीं नहीं। मानू फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। सिरचन वह इतना सुंदर काम करके मानू को सामान दिया, विदा किया। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही भावना प्रधान कहानी है, और जो कलाकार होता है उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, नाजुक होता है। अगर उसका सम्मान नहीं किया जाता है तो उसका दिल टूट जाता है, उससे बहुत दुख होता है। यही बात सिरचन के साथ भी हुआ। लेखक के घर में उसकी चाची और मंझली भाभी ने उससे जली कटी सुनाई, तीखी बातें कहीं, इससे उसके दिल में ठेस लग गया। लेकिन उसके पास हृदय था, कलाकार का हृदय था। वह मानू के लिए शीतल पाटी घर पर ही बनाया, चिक बनाया, आसनी बनाया, और विदाई के समय प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी के डिब्बे में पहुंचकर उसे उपहार दिया। और जब मानू पैसा देने लगी तो इनकार कर दिया, मतलब अपने तरफ से बिना पैसा लिए हुए उपहार दिया। तो कलाकार भावुक ही नहीं, उनके पास प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है, और उन्हें समझ होती है कि सम्मान क्या है, स्नेह क्या है। अगर यह समझ नहीं होती तो सिरचन अपने घर पर इन सामानों को बनाकर मानू को उपहार नहीं देता। तो बच्चों, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हम लोग इस कहानी पर और चर्चा करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। अब अगली कक्षा में हम लोग इस पर और बात करेंगे। तब तक मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अब यह कक्षा यहीं समाप्त करूंगा। आप सबों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।